कहेंगे कि ये क्या हुआ? क्या चाइना के अंदर बैठकर भारत अमेरिका वाले क्वाड की बैठक हो रही है? बिल्कुल सही सुना आपने। जानेंगे ये करिश्मा कैसे हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस में बवाल चालू हो चुका है और चुनाव जीतने के बाद जो वामपंथी दल हैं उन्होंने बहुत बड़ी मांग रख दी है राष्ट्रपति मैक्रोन के सामने। ऐसा लगता है जैसे असली हार अगर किसी को मिली है तो वो मैक्रोन को ही मिली है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा लगता है जैसे दुनिया में लाल सलाम एक बार फिर से आगे बढ़ रहा है। 14 जुलाई 1789 की सुबह फ्रांस की राजधानी पेरिस में अराजकता का माहौल पैदा हो गया। लोग महल के सामने बड़ी संख्या में जमा होने लगे। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया। अफवाह थी कि वो सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। करीब 7,000 आदमी और औरतें महल के टाउन हॉल में जमा हुए। सभी ने मिलकर राजशाही के प्रतीक बैस्तिल के किले की एक दीवार को गिरा दिया। दरअसल साल 1774 में फ्रांस में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां राजगद्दी पर बैठा था। उस वक्त उसकी उम्र महज 20 साल। उसकी शादी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी अंतवानेट से हुआ था। उस वक्त फ्रांस के महल का खर्च उठाने के लिए आम आदमी से भारी टैक्स वसूले जाते थे। पूरा महल ऐशो आराम में डूबा रहता और जनता भूखों मरने लगी। बैस्तिल की दीवार गिराने के साथ ही फ्रांस की महान क्रांति की नींव पड़ी, जिसने दुनिया में लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता की राह दिखाई। आज 235 साल बाद इसी फ्रांस में हुए आम चुनाव में वामपंथी दलों के गठबंधन न्यू पॉपुलर फ्रंट यानी कि एनएफपी को सबसे ज्यादा सीटों पर जीत मिली। फ्रांस के चुनाव में एक महीने पहले तक इस गठबंधन का कोई वजूद नहीं था। चुनाव के ऐलान के बाद सबको चौंकाते हुए कई दलों के साथ आकर न्यू पॉपुलर फ्रंट के अलायंस ने फ्रांस की संसद में सबसे ज्यादा सीटें जीत ली। फ्रांस के चुनाव में शुरुआत में दक्षिणपंथी नेशनल रैली पार्टी को बड़ी जीत मिल रही, मगर वो दूसरे चरण में आते आते हार गई। दरअसल नेशनल रैली के कई सदस्य जर्मन तानाशाह हिटलर का समर्थन करते हैं। कुछ ने चुनाव प्रचार के दौरान कई ऐसे भाषण भी दिए। इसी को देखते हुए वामपंथी और मध्यम मार्गी पार्टियों ने दक्षिण पंथ को हराने के लिए खास स्ट्रेटजी अपनाई। चुनाव रैलियों में वामपंथी नेताओं ने कहा कि नेशनल रैली लोगों को नफरत फैला रही है, जो फ्रांसीसी क्रांति और संविधान के समानता के खिलाफ है। चुनाव प्रचार के दौरान मध्यम मार्गी गठबंधन के एक प्रमुख नेता और देश के प्रधानमंत्री गैब्रियल अटाल ने कहा कि हमें नेशनल रैली को बहुमत तक पहुंचने से रोकने की जरूरत है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो मैं ये कह सकता हूं कि यह हमारे देश के लिए एक त्रासदी होगी। इसी तरीके से धुर वामपंथी दल एलएफआई के एक प्रमुख नेता फ्रांसोइस रूफिन ने कहा कि आज हमारा नेशनल रैली को पूर्ण बहुमत से रोकना ही मकसद है। वहीं सिविल सोसाइटी ने भी कहा कि नेशनल रैली प्रवासियों के खिलाफ नफरत फैलाती है। इसके नेता मुसलमानों और यहूदियों के खिलाफ हेट स्पीच देते हैं, नस्लीय भाषण देते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, यहाँ पर चीजें पलट गई। सेकेंड राउंड होते होते यहाँ सीन कुछ इस तरीके का हो गया जो आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लेफ्ट की पार्टी, जिसे 32.6% वोट मिल गया, जिसका कोई नामो निशान नहीं था, 188 सीट इसने जीत लिया। मैक्रोन इन्हें 161 सीट मिला और नेशनल रैली को 142। वैसे आपको बता दूं, इसमें असली लूजर कौन है तो वो है मैक्रोन। क्यों? क्योंकि न्यू पॉपुलर फ्रंट तो पहली बार एक गठबंधन बना और इसने जीतकर हासिल कर लिया इतनी सीटें। और जहां तक नेशनल रैली की बात है, उन्होंने भी पिछले बार की तुलना में ज्यादा ही सीटें जीती, लेकिन मैक्रोन की सीटें घट गई और मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रह गया। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। मैक्रोन शायद दिमाग में ये लेकर चल रहे थे कि हम वामपंथी दलों में से किसी के साथ फिर से गठबंधन वगैरह बनाकर बहुमत साबित कर देंगे।
क्योंकि यहाँ पर संसद तो त्रिकोणीय संसद हो चुका है और लटक चुका है। ये इलेक्शन में किसी को बहुमत नहीं है, पर मैक्रोन की सोच को उलट देते हुए यहाँ पे निकलते हुए यहाँ पर इन्होंने डिमांड कर रखी है कि मुझे सरकार बनाने दिया जाए। लेफ्ट पार्टी लाल सलाम अब ये कह रही है कि हमें यहाँ पर बनाना है सरकार, सबसे बड़ी पार्टी हम हैं तो हमें ही मिलना चाहिए ये अवसर। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है, किस तरीके से फैसला ले पाते हैं यहाँ के लोग और यहाँ की जनता, क्योंकि आने वाला समय बड़ा क्रिटिकल है। कोई भी निर्णय लेना आसान नहीं होने वाला है। और जहाँ तक बात है त्रिशंकु संसद की, तो आपको बता दूं त्रिशंकु संसद में कोई भी फैसले नहीं हो पाते हैं और यही कारण है कि भारत को लेकर भी यही कहा जा रहा है कि कठुआ पे अभी हमला हुआ है। पिछली बार हमला होता था तो भारत सीधे जाकर स्ट्राइक कर देता था, पर इस बार की स्थिति वैसी नहीं रह गई है, क्योंकि कोई भी निर्णय लेना गठबंधन में इतना आसान नहीं होता है। आने वाले समय में बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलेगी। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि ये टैक्स में रिफॉर्म भी करेंगे। अब यूरोप का आगे क्या होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। पर वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी ही अजीब चीज हुई है। अगर पूछा जाए कि क्वाड किसके खिलाफ गठबंधन है तो एक ही आंसर आएगा, क्वाड जो गठबंधन है ये गठबंधन चाइना के खिलाफ है। लेकिन चाइना की राजधानी बीजिंग में बैठकर अमेरिकी एम्बेसडर जो चाइना के हैं निकोलस बर्न, भारत के जो एम्बेसडर हैं, ऑस्ट्रेलिया के जो एम्बेसडर हैं, जापान के जो हैं, ये सारे क्लोज पार्टनर्स यहीं बैठकर मीटिंग कर रहे थे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस तस्वीर को, जिसमें कहा जा रहा है कि क्वाड में एम्बेसडर लेवल की यहाँ पर बैठक हुई है। हमारे सारे क्लोज पार्टनर्स यहाँ पर बैठक कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ऐसा लगता है जैसे एक बार फिर से क्वाड को जिंदा किया जा रहा है। निकोलस बर्न्स ने इसे फिर से पोस्ट करके कहीं न कहीं चाइना को चिढ़ाते हुए ये पोस्ट किया गया है। इन्होंने कहा कि हम कमिटेड हैं इंडो पैसिफिक में यहाँ पर एक दूसरे का सहयोग करने के लिए और एक दूसरे के सहयोग के साथ आगे बढ़ने के लिए। ये एक सिक्योरिटी डायलॉग हो रहा है कि किस तरीके से हम हिंद महासागर में एक साथ मिलकर चल सकते हैं। वैसे आपको बता दूं इससे पहले भी अजीत डोभाल और जैक सुलिवन की मुलाकात हुई थी, जिस मुलाकात में भी क्वाड को लेकर बात हुई थी। जून महीने में अजीत डोभाल और जैक सुलिवन मिले थे। वहीं आगे बात करें तो क्वाड को लेकर आगे एक बड़ा प्लान है और वो प्लान है क्वाड का एक डील जो कि साउथ चाइना सी में होने वाला है। और इस ड्रिल की तैयारी भारत ही कर रहा है, क्योंकि भारत इसकी मेजबानी करेगा। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। जो बाइडेन की वजह से क्वाड ठंडे बस्ते में चला गया था, अब ये शायद क्वाड को फिर से वापस लाना चाहते हैं, पर ये बड़ा चैलेंजिंग होने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।